अब देखिए, अब एक्चुअली इसमें होगा क्या, जैसे कि H+ यहाँ पर ओनली आपके पास H आके इकट्ठे हो जाएंगे, ये सिर्फ एटम्स रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ Cl आके इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी सारे के सारे क्या है आपके एटम्स की फॉर्म में रह जाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गया है, तो यहाँ से जो एक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और ये एनोड से कैथोड की ओर एक्सटर्नल सर्किट में मतलब प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। कुछ समय बाद हमें क्या होगा, एक्चुअल में होगा ये कि सारे के सारे H+ आयन H एटम्स में बदल जाएंगे इसी प्रोसेस के थ्रू, सारे के सारे Cl- आयन Cl एटम में बदल जाएंगे इसी प्रोसेस के थ्रू, और हम कहते हैं कि हमारा सेल जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा, हम इस एक्सटर्नल सर्किट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको जो है कॉपी कर लें, तो ये देखिए यहाँ जो ये सेल आ गया हमारे पास, इस सेल को हमने यहीं पर ले लिया है और ये सेल है। अब एक्चुअल में होगा क्या कि यहाँ पर ये जो हमने यहाँ बैटरी रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटा देते हैं और रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाकर हम यहाँ क्या करते हैं, एक जो है बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी है, उस एक्सटर्नल सोर्स बैटरी को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस एक्सटर्नल सोर्स बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इसमें कलर ये देखिए, यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने कोई एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। एक्सटर्नल बैटरी के प्लस को इन सेल के प्लस के साथ और एक्सटर्नल बैटरी का जो माइनस है इसको सेल के माइनस के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो है सेल इसको चार्ज करेगा। तो अब क्या होगा, जैसे प्लस को प्लस से कनेक्ट किया है तो ये जो H आयन था हमारे पास, ये वाला जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, अभी वापस से क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस से इसको डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डोनर है इसलिए पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस से इसको डोनेट कर देगा और इस पर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बैटरी के प्लस टर्मिनल में समा जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात कहें तो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली निकल करके इस सेल के माइनस के पास जाएंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल के माइनस के पास पहुंचेगा और इससे यहाँ से उठ जाएगा तो ये Cl आयन जिन्होंने डोनेट कर दिया था इलेक्ट्रॉन को, वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेंगे और उनके ऊपर Cl- आयन वापस से इसके ऊपर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उल्टा प्रोसेस यहाँ चलेगा और कुछ देर के बाद में एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू ये सेल वापस से पूरा चार्ज हो जाएगा। मतलब जो भी आयन्स पहले एटम्स की फॉर्म में आए थे, अब ये वापस से आयन्स की फॉर्म में आ जाते हैं और इस प्रकार से ये हमारे पास जो सेल बनकर रेडी हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई, वो चीज़ ये है कि हमारे पास H आयन और Cl आयन के कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भाई H एटम वैसा का वैसा है, Cl एटम्स है वो भी ऐसे कैसे हैं, सिर्फ उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है। कभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कभी वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर हम किसी सेल में एसिड डाल देते हैं तो हमें बार बार उसके अंदर जो हमें H+ और Cl मतलब दोबारा एसिड डालने की हमें नीड नहीं होती। ये आयंस तो वैसे के वैसे रहते हैं और जो है वो बार बार इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित या उत्सर्जित यहाँ पर करते रहते हैं और इस प्रकार से पूरा सेल का जो है प्रोसीजर हो जाता है। अब हम यहाँ बात करें, हमारे पास जो सेल होते हैं, ये सेल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेल जो होता है इसे अपन बोलते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है ना। ये सेल जो होता है हमारे पास प्राथमिक सेल होता है, प्राइमरी सेल। और एक सेल जो होता है ये हमारे पास में सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है।
सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनको हम एक बार अगर यूज़ कर लें और यूज़ करने के बाद में दोबारा अगेन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक बार हमने यूज़ करके इसको छोड़ दिया, इसके बाद वापस से इसको चार्जिंग या इसको हम चार्जिंग नहीं कर सकते, ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम एक बार जो है यूज़ कर लें और यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, आपके डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था, तो डिस्चार्ज हो जाएगा और वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन हम इसको चार्ज कर सकते हैं। वापस से हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और दोबारा हम काम में इसको ले सकते हैं। ये आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ बात करें प्राथमिक सेल में, हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट सेल आता है, वो होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल, इसको अपन ड्राई सेल बोलते हैं। ये वही सेल है जो हमारे रिमोट की बैटरियों में और काम आता है और साथ ही साथ जो आपकी टॉर्च वगैरह में आदि में काम आता है, ये शुष्क सेल होता है। इसका मोस्टली जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। तो इसका जो ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये होता है 1.5 वोल्ट के आसपास इसकी वैल्यू होती है। इसी कैटेगरी में दूसरा सेल जो होता है, जो हम लैब में काम में लेते हैं, ये सेल लैब में ही हमारे पास में काम में आते हैं। ये सेल होता है आपका डेनियल सेल होता है। और डेनियल सेल जो होते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये 1.08 वोल्ट के आसपास इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है ना। तीसरा जो होता है आपका, ये होता है लेकलांशी सेल। कौन सा सेल होता है ये होता है आपका लेकलांशी सेल। और लेकलांशी सेल क्या होता है? लेकलांशी सेल, इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये 1.14 वोल्ट के आसपास होता है। थोड़े नॉलेज के लिए हम इसमें और अगर हम कहें तो शुष्क सेल में आप जो है MnO2 का और कार्बन का इसमें रॉड होता है, कॉपर की इसमें पूरा कंटेनर होता है। कॉपर का कंटेनर नेगेटिव की भांति वर्क करता है और कार्बन रॉड पॉजिटिव की भांति वर्क करती है। डेनियल सेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, डेनियल सेल में जो है कॉपर का इसमें पॉट होता है और ये कॉपर का पॉट होता है और कॉपर के पॉट के अंदर हम जो है यहाँ पर इस तरह से जो है इसमें लिक्विड भर देते हैं और ये लिक्विड जो होता है आपका, ये लिक्विड होता है कॉपर सल्फेट का होता है। ठीक है ना। और ये प्लस कंटेनर बनता है और इसके अंदर एक सरंध्र पात्र होता है, पोरस्पॉट होता है। ठीक है ना। इस पोरस्पॉट के अंदर हम डालते हैं H2SO4 और ध्यान रखना, ये H2SO4 जो होता है, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से ही बना देते हैं कि भाई H2SO4 डाला जाता है, ये सांद्र होता है, अति सांद्र होता है, डाइल्यूट होता है या बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यहाँ पर इसको डाला जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है जो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही साथ लेकलांशी सेल के लिए अगर हम बात करें तो लेकलांशी सेल में इसमें कंटेनर तो फिर से होता है, बट कंटेनर जो होता है ये प्लास्टिक का होता है और इसमें हम जो है सॉल्यूशन डालते हैं अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। ठीक है ना। और इसमें जिंक रॉड डूबी होती है जो नेगेटिव का काम करती है, जिंक रॉड यहाँ पर। ठीक है। और दूसरी हम बात करें कि इसमें जो है एक कार्बन रॉड होती है, इसमें कार्बन का एक रॉड होता है और ये कार्बन का रॉड जो होता है ये प्लस की भांति यहाँ पर आपका बिहेव करता है। तो ये कुछ सेल्स हो गए। द्वितीयक सेल में जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जैसे सबसे बढ़िया सेल जो हम घरों में इन्वर्टर की बैटरियों में या चार्जिंग बैटरियों में यूज़ करते हैं, वो होता है आपका लेड एसिड बैटरी। इसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल होता है। ठीक है ना। सीसा संचायक सेल ये होता है और लेड एसिड बैटरी होती है। दूसरा सेल होता है, इसको बोलते हैं नीफेन सेल, क्योंकि ये निकिल और आयरन से मिलके बनता है, इसलिए इसको नाम ही बोल देते हैं नीफेन सेल। तो ये दो प्रकार के सेल हमारे पास में यहाँ पर बनते हैं। आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास में यहाँ जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल। क्या कहा जाता है इसको? विद्युत वाहक बल यहाँ पर कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल
या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दूसरा जो होता है ये होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टता होती है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टता होती है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर ये बनता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता, तो ये क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी कि सेल के दोनों सिरों के बीच अधिकतम विभवांतर कितना होता है, V प्लस और प्लस V माइनस होता है। तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच अधिकतम विभवांतर कब, जबकि वो आपका जो है खुले परिपथ में। अब ये ओपन सर्किट खुला परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ वो परिपथ होता है जब सेल से करंट नहीं लिया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ ये खुला परिपथ आपका बनता है, ठीक है ना, सेल को खोल दिया हमने, तो ये होता है। जबकि टर्मिनल वोल्टा सेल के दोनों टर्मिनल के बीच मैक्सिमम वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है जबकि सेल कौन से परिपथ में हो, आपका बंद परिपथ में हो। बंद परिपथ से यहाँ मतलब ये होता है कि सेल से हम धारा ले रहे हैं। देखो यहाँ पर बंद, क्लोज से मतलब ये नहीं है, इंग्लिश में तो क्लोज बोलते हैं इसको, समथिंग बंद, बंद मतलब सेल बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बंद परिपथ का मतलब ये होता है कि सेल से जो है धारा ली जा रही है, धारा आई ली जा रही है, जबकि यहाँ पर कोई धारा नहीं ली जा रही है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू आपका 0 है। तो ये बंद परिपथ में होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, जबकि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ये हमेशा कम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कुछ डिफरेंसेस हैं और डेफिनेशंस हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। दोनों की जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी वही बनेगी, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होगी और इसकी यूनिट भी क्या बनेगी, वोल्ट ही बनेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि परिपथ बंदे की खुला है ना, दोनों की यूनिट जो बनती है यहाँ पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है। तो ये है। अब यहाँ पर हम एक सूत्र जनरेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सेल है, ये यहाँ पर मैं सेल को बना देता हूँ पहले, ये है, और ये सेल जो है आपका एक्सटर्नल सर्किट में कुछ करंट को फ्लो कर रहा है। एक्सटर्नल सर्किट है हमारे पास और इस एक्सटर्नल सर्किट में ये सेल करंट को फ्लो कर रहा है। ये है, और यहाँ पर, और ये एक्सटर्नल सर्किट है बनाया मैंने, और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये हमने सर्किट बनाया, यहाँ पर हमने जोड़ रखी है कोई बैटरी जोड़ रखी है। चलो मैं बैटरी बना देता हूँ, ये बैटरी का प्लस है और यहाँ पर जो है ये बैटरी का माइनस है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल है, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ अटैच करते हैं। एक रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है, ये रहा वो रेजिस्टेंस, ये, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस। अब दोनों रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो भी आपका एक्सटर्नल सर्किट है वो, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी हम थोड़ी देर में आकर के बात करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो मैंने ब्लॉक में खींच रखा है, एक्चुअल में यही पूरा का पूरा सेल है, क्योंकि सेल होगा तो सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, और ये सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में जो है ये करंट फ्लो कर रहा है, और एक्सटर्नल सर्किट में ये I करंट को यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। I करंट यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में बह रहा है। तो अब देखिए यहाँ एक्चुअल में होगा क्या, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो E है, बिल्कुल है, तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका बनता है E। अगर मैं बात करूँगा यहाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसका E है ना, इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल क्या आएगा, तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। तो I, और चूंकि हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये तो पोटेंशियल ही तो हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई आपने यहाँ 4 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, यहाँ 1 वोल्ट ही पहुँचा है, इसका मतलब 3 वोल्ट कहाँ गया है,
यहाँ पर तो खर्च हो गया, तो 4 तो आपने लगाया, 3 खर्च हो गया कैपिटल R रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर, तो बचा कितना 1 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज 4 के बराबर होना चाहिए, तो बचा हुआ 1 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर इस 4 में से मैं 3 को घटा दूँ, ये 4 है, इस 4 में से अगर 3 को घटा दूँ तो 1 मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब 4 मतलब E है और 3 मतलब V है, तो मैं लिख सकता हूँ E माइनस V, और ये हमारे पास बन जाता है बराबर IR। ये IR भी पोटेंशियल ही होगा, तो यहाँ से हम V को तो ट्रांसफर कर दे राइट हैंड साइड में और IR को लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ट्रांसफर करने पर V बराबर E माइनस ये बन जाता है आपका IR हो जाता है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है फर्स्ट। बट कैपिटल V क्या है, कैपिटल V जो है यहाँ इसके टर्मिनल पर वोल्टेज है, ये रहा वोल्टेज, तो हम इसकी जगह रख सकते हैं I कैपिटल R रख सकता हूँ मैं, बराबर E और माइनस का ये बन जाएगा आपका I स्मॉल r हो जाएगा। इस IR को ले जाएं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर E बचेगा सिर्फ, और I कॉमन निकाल लें दोनों में से, तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से I इजिकल टू हम कह सकते हैं टोटल जो करंट फ्लो करेगा E अपॉन में R प्लस R करंट यहाँ पर ये फ्लो करेगा। साथ ही साथ हम यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कैसे, भाई इसी इक्वेशन को अगर हम ले लें, आज उठा लें, चलिए इस इक्वेशन को उठा लें, तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आएगा, तो R इजिकल टू बन जाएगा E माइनस B और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये I हो जाएगा। बट अभी हमने कहा था I की जगह में क्या रख सकता हूँ, V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R, तो E माइनस V अपॉन में I की जगह रख दूँ V और रख दिया मैंने कैपिटल R, क्योंकि मैं कैपिटल R की बात कर रहा हूँ अभी। R तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा E डिवाइड बाय V हो जाएगा, माइनस का V डिवाइड बाय V हो जाएगा, और जो बटे के बटे में होता है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो सबसे ऊपर जाता है, इस V से ही V कैंसिल, तो R इज इक्वल टू जो हमारे पास रहेगा ये रहेगा E अपॉन में V माइनस 1। ये R का फॉर्मूला था, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो है ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो ये है चीज़ इतने, तो हमने टर्मिनल वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि जब भी सेल से हम करंट लेते हैं तो ये ध्यान रखना है, देखो ऊपर जैसे हमने डायग्राम बनाया था अभी ये वाला, तो सेल से अपन जब धारा लेते हैं, मतलब सेल से धारा लेने का मतलब क्या है कि आपकी डिस्चार्जिंग की प्रोसेस चल रही है, सेल जो हो रहा है डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की। जब सेल की डिस्चार्जिंग होता है तो हमारे पास में जो टोटल पोटेंशियल होता है टर्मिनल्स पर वो E माइनस IR के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, सेल को लिखा रहता है डू नॉट शॉर्ट सर्किट, जैसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो I का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे जैसे I का वैल्यू बढ़ता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने 4 कहा था, अब I का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो IR का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो 4 में से ज़्यादा क्वांटिटी घटेगी, जिससे इस टर्मिनल पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 4 माइनस 1 बराबर 3 तो था, तो यहाँ से जो है V की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, एक्सटर्नल सर्किट पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि अगर हम ठंड के समय बात करें तो ठंड के समय गाड़ियों को स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अभी हम इसको और आगे चर्चा करेंगे, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ठंड की बजाय, ठंड वाला हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी जो हेडलाइट होती है, ये हेडलाइट कुछ धीमी पड़ जाती है। तो ये हेडलाइट मंद क्यों हो जाती है, क्या रीज़न है इस हेडलाइट के मंद पड़ने का, तो ऑब्वियस सी बात है हेडलाइट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही है। जब हम हेडलाइट हमने ऑन कर रखी है और स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ से, तो जो स्टार्टर होता है वो मैक्सिमम करंट क्या करता है, कंज्यूम करता है, और जब वो मैक्सिमम करंट कंज्यूम करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब इस IR का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, IR का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो E की वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू घटेगी, तो इस कंडीशन में V का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। V क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब हेडलाइट पर वोल्टेज है, और इसलिए हेडलाइट क्या हो जाती है, इसकी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। साथ ही साथ जब हम देखो ऊपर जो हमने डायग्राम समझाया था उसमें एक तरफ तो डिस्चार्जिंग दूसरी तरफ चार्जिंग, जब भी हम सेल को धारा देते हैं, है ना,
तो धारा अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। सेल को जब भी क्या करते हैं अपन यहाँ पर धारा प्रोवाइड करते हैं, करंट को प्रोवाइड कराते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, सेल की चार्जिंग चल रही है। तो इस समय सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा, बट करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाने से ये बन जाएगा V बराबर E प्लस आई आर। इसका मतलब कि अब की बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार मोबाइल और लैपटॉप्स पे लिखा रहता है कि डोंट यूज़ वाइल चार्जिंग, क्योंकि उस समय जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसके डिस्प्ले पर, मदरबोर्ड पर पोटेंशियल चाहिए उसको 4.5, लेकिन एक्सटर्नल के कारण से वो 4.9 या 5 वोल्ट तक बढ़ जाता है, क्योंकि चार्जिंग के कारण से टोटल पोटेंशियल आर पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म्स थी, इनकी हमने बात करी। साथ ही साथ यहाँ से हम बात कर लेते हैं एक जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे हमने ऊपर कहा था, ये लगा रखा है मैंने यहाँ पर, ये आर जो है ना, इसको अपन कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास में आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर कहलाता है। तो सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसके लिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया था ये वाला। अब हम आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल के अंदर देखिए, ऊपर अगर डायग्राम देखे हैं तो इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, Cl आयन पूरे जगह फैले हुए Cl आयन यहाँ पर भी होंगे, और H प्लस आयन वो कुछ यहाँ पर भी फैले हुए रहेंगे, हर जगह फैले हुए रहेंगे। तो क्या होगा, जब ये Cl आयन इधर चल के आएगा ना, तो ये जो विद्युत अपघट्य के जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट के एटम हैं, ये इसको आने से क्या करेंगे, रोकेंगे, और H प्लस आयन इधर जाएगा तो भी इसको आने से रोकेंगे। तो इस कारण से सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सेल में करंट के फ्लो में जो बैरियर जनरेट करता है। अब सेल के अंदर करंट बिल्कुल फ्लो होता है, बाहर हम कह रहे हैं बाहर से करंट अगर आपका प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कर रहा है डिस्चार्जिंग के समय, तो अंदर करंट क्या होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो बाहर करंट ऐसा फ्लो होके आ रहा है, तो अंदर जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा। ठीक है ना, उल्टा करंट बहता है सेल के अंदर, माइनस टू प्लस। तो उस करंट के फ्लो में जो बैरियर जनरेट होता है उसे अपन बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो विद्युत अपघट्य होता है, वो इस बैरियर को जनरेट करता है। अब इसकी डिपेंडेंचर किन किन पर होती है, उसका यूनिट वही रहेगा। तो इसके लिए हम एक जनरल टर्म बना रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, हम यहाँ पर लिख सकते हैं CID, सब देखते हैं, एट CID एट, ठीक है ना, R इजिकल टू CID अपॉन में 80, तो CID एट राजस्थान, R इजिकल टू CID अपॉन में 80। अब R किन किन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहली टर्म है डिपेंडेंचर की हम बात कर रहे हैं, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका C क्या है, कंसंट्रेशन है, C यहाँ पर सांद्रता यहाँ पर कहलाती है, तो C क्या कहलाती है आपकी, सांद्रता। मतलब कि अगर हम सांद्रता बढ़ा दें, सपोज करो जैसे कि ये विद्युत अपघट्य हमारे पास में, इसमें हमने ज़्यादा जो है H प्लस और Cl माइनस जनरेट कर दिए, मतलब ज़्यादा एसिड हमने डाल दिया, तो क्या होगा, ज़्यादा H प्लस Cl माइनस होंगे तो ये Cl ही एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर करके रोकने लग जाएंगे। Cl H से भी टकराएगा, Cl Cl से टकराएगा, H H से टकराएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग में हम अगर बात करें तो सेकेंड थिंग में हम बोलते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि अगर सेल से ज़्यादा करंट लिया जा रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम सेल को शॉर्ट सर्किट करते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं, शॉर्ट सर्किट करने में बड़ा मज़ा आता है, हम जब भी उसको करते हैं तो ये हम सेल की लाइफ ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इस समय सेल से मैक्सिमम करंट लिया जाता है, और मैक्सिमम करंट होने से इंटरनल रेजिस्टेंस ही बढ़ जाता है, उससे सेल तुरंत ही क्या हो जाएगा, हीट कर जाएगा, गर्म कर जाएगा, और वो ख़राब हो सकता है। थर्ड टर्म में हम बात करें तो थर्ड टर्म में हमारे पास में है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। अब ये कैपिटल D है क्या, तो कैपिटल D जो है यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी है, जो दो कैथोड और एनोड है ना, उनके बीच की दूरी है। अगर एनोड और कैथोड के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। चौथी हम अगर बात करें तो चौथे में हमारे पास में है
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या है? एरिया। किसका एरिया है? ये प्लेटो का एरिया नहीं है, ये वो एरिया है जो प्लेटो का विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ एरिया, मतलब जो आपका विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ क्षेत्रफल। दोनों प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें विद्युत अपघट्य में डूबी हुई हैं, तो विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा हुआ क्षेत्रफल, विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ क्षेत्रफल, विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ क्षेत्रफल, ये है हमारे पास। तो विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ क्षेत्रफल होता है, मतलब कि अगर सपोज करो सेल, जैसे सेल की बात कर लें फिर से, यहाँ अगर मैं बना लूँ इसको, ये सेल है हमारे पास। चलिए इसको मैं यहाँ से अभी भी हमने ऊपर ये रहा देखो सेल, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इस सेल के अंदर हम कहें कि सेल के अंदर जो है, अगर सपोज करो ये अगर विद्युत अपघट्य में इतना ही कर दूँ, सपोज करो इतना ही कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य नहीं है ना, कोई विद्युत अपघट्य यहाँ पर नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये सिर्फ इतना ही एरिया उपलब्ध हो पाएगा इस एनोड को, इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पर क्लोरीन को इतना ही एरिया उपलब्ध हो पाएगा किसके लिए? इस इलेक्ट्रॉन को। याद है हवा में जाके देगा नहीं कि ऊपर उड़ के यहाँ हवा में जाके दे रहा है, यहाँ तो कोई विद्युत अपघट्य नहीं है। अगर सपोज को ज़्यादा दूरी तक विद्युत अपघट्य यहाँ तक भर दिया मैंने, पूरा ये पूरा भर दिया यहाँ तक मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है Cl आयन इस पूरे के पूरे एरिया में फैले हुए रहेंगे यहाँ पर, और इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं इससे। तो अगर ज़्यादा एरिया डूबा हुआ है विद्युत अपघट्य में प्लेटों का, तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और कम एरिया डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा आपका? कम होगा। साथ ही साथ पांचवें में हम बात करेंगे, तो पांचवा हमारे पास बनता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब देखिए ओम के नियम में हमने बात की थी, यहाँ बता देता हूँ आपको क्लियर। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए है, और वहाँ हमने कहा था कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ये सिर्फ धात्विक चालकों के लिए, बट यहाँ देखो धात्विक चालक की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक जनरल टर्म की बात हो रही है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली रेसिप्रोकल है ये। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, और अगर टेम्परेचर कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर तापमान कम हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे हम ठंड की बात करें, ठंड में अक्सर क्या होता है, गाड़ियों को स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है आखिर ऐसा? कि ठंड में टेम्परेचर आपका क्या होता है? डाउन रहता है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हम किक लगाते हैं या हम जो सेल्फ लगाते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध जब बढ़ जाता है तो V बराबर E माइनस आई आर से, अब की बार I भी बढ़ रहा है, साथ में R भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो V का मान बहुत E के मान में ज़्यादा मान घट जाएगा, तो जो आपका स्टार्टर है, इस स्टार्टर पर उतना वोल्टेज सप्लाई नहीं हो पाएगा जितना उसको चाहिए, और इसीलिए जो है गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो ये थी हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म्स की बात। अगले वीडियो में हम इसके आगे इन सेलों का कॉम्बिनेशन करेंगे, सेलों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे।